हेलो गाइस, वेलकम हियर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ राउल्ट लॉ। तो इस वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं राउल्ट लॉ का कॉन्सेप्ट। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन होता है राउल्ट लॉ से रिलेटेड तो इस वीडियो के बाद वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ होता क्या है, इसको हम बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस लॉ को अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया है इस लॉ को छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन सारे पार्ट्स को लास्ट में कंबाइन करके हम देख लेंगे कि ये लॉ कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले जो राउल्ट लॉ होता है ये वैलिड होता है सॉल्यूशन के लिए जिसमें दो या दो से ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सॉल्यूशन है, ये राउल्ट लॉ को तभी फॉलो करेगा जब ये जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होगा, ए प्लस बी से, और ए एंड बी बोथ शुड बी वॉलेटाइल। ठीक है, एंड ए एंड बी बोथ शुड बी वॉलेटाइल। तो दोनों के दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल होने चाहिए, पहली इसकी कंडीशन ये है। ठीक है ना। और एस बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल, अब क्योंकि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स ए एंड बी कंपोनेंट्स बोथ आर वॉलेटाइल, देयरफॉर दे वेपोराइज, इसलिए अब वॉलेटाइल होते हैं तो ऑब्वियसली वो वेपोराइज करके, ठीक है, एयर में जाएंगे ही जाएंगे। सो दे बोथ वेपोराइज एंड एक्सर्ट वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि वो वेपोराइज करके ऊपर चले जा रहे हैं तो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब वो वेपोराइज होकर एक गैस बन चुकी है तो वो एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर। सो एज द बोथ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर वॉलेटाइल, ओके, देयरफॉर दे वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के सरफेस पे एक प्रेशर को एक्सर्ट करेगी जो वो वेपर्स इस सॉल्यूशन से बनेंगी। ओके, सो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट, जो हर एक कंपोनेंट वेपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है उस प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, सो द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट इज नोन एज द पार्शियल वेपर प्रेशर। तो हमने इस चीज़ को इन तीन लाइंस में डिवाइड किया कि राउल्ट लॉ वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद राउल्ट लॉ, क्योंकि ये वॉलेटाइल होती हैं लिक्विड्स तो वेपोराइज कर जाती हैं, और क्योंकि ये वेपोराइज करती हैं तो एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं सरफेस में सॉल्यूशन के। ठीक है, और हर एक कंपोनेंट को जो प्रेशर एक्सर्ट करता है हर एक कंपोनेंट उसे पार्शियल वेपर प्रेशर कहा जाता है। अभी तक हमें इतनी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब जो राउल्ट लॉ होता है वो एक रिलेशनशिप देता है हमें। राउल्ट लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस एंड इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो ये गैसेज वेपोराइज होने के बाद वेपर प्रेशर लगा रही हैं सॉल्यूशन की सरफेस पे, ठीक है, तो उसके बीच में, प्रेशर के बीच में एंड मोल फ्रैक्शन, सो प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन देता है राउल्ट लॉ। ठीक है, सो राउल्ट लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस गैस का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है इसके बीच में एक रिलेशनशिप देता है राउल्ट लॉ। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को कैसे रिलेट करता है राउल्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ के अनुसार इफ़ ए एंड बी आर कंपोनेंट्स, अगर ए और बी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी आर कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, होगा ना। सो इफ़ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए, that is known as PA, is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये मोल फ्रैक्शन ए का कहाँ पर है, सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ए का प्रेजेंट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना प्रेशर वो गैस एक्सर्ट कर रही है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बी जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बी के वेपर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात के होंगे कि बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। सो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, जो कि पी ए एंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी पढ़ते हैं जिन्हें। सो अगर जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बन जाएगा पी ए इक्वस टू पी नॉट ए चाई ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी चाई बी। ठीक है, वेयर चाई ए एंड चाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो लिख भी देता हूँ मैं, चाई ए एंड चाई बी आर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी।
और जो ये पी नॉट ए और पी नॉट बी हैं, ये क्या है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद लगाए थे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह इधर पे यूज़ होंगे, ठीक है। अभी इनकी एक अलग सिग्निफिकेंस भी है, हम उसको आगे देखते हैं, लेकिन पहले हम जो ये एक्सप्रेशन है राउल्ट लॉ की, इसको थोड़ा और डाल्टन लॉ से, जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने 11th क्लास में पढ़ रखा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम इधर पे हल्का लगाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ सिंपल एक स्टेटमेंट है। सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, वो ये कहता है सेज डैट पी टोटल इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है। तो डाल्टन लॉ और पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस होता है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। इसका मतलब तो ये है कि पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, क्योंकि पी ए एंड पी बी आर पार्शियल प्रेशर्स, तो पार्शियल प्रेशर का सम पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। एंड पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी चाई बी, ठीक है। तो पी ए और पी बी की जगह हमने पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी लिख दिया। सो जो चाई ए है उसको हम 1 माइनस चाई बी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं बिकॉज चाई ए प्लस चाई बी इक्वल टू 1 होता है। ये तो हमें पता ही है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1 होता है ना। हर कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। सो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए की जगह हमने 1 माइनस चाई बी लिख दिया और प्लस पी नॉट बी चाई बी, तो हमारे पास एक इक्वेशन हमें मिल गई कि टोटल प्रेशर होता है पी नॉट ए 1 माइनस चाई बी प्लस पी नॉट बी चाई बी। ओके, हम इधर पे चाई बी की जगह चाई ए भी लिख सकते हैं। हम जो ये पी नॉट चाई बी है इधर पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस चाई ए लिख सकते हैं ना। तो हमारा बन जाएगा पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस चाई ए। तो हम इस एक्सप्रेशन को चाई ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, और इधर पे हमने इसको चाई बी के टर्म में लिख रखा, हमने चाई ए का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है और इधर पे बच रखा है सिर्फ चाई ए एंड चाई बी, ओनली चाई बी, ठीक है। तो हम इसको चाई ए या चाई बी के कौन टर्म्स में लिख सकते हैं टोटल प्रेशर को, जो कि ये गैसेस एक्सर्ट कर रही होंगी, जो इसकी वेपर से एक्सर्ट कर रही होंगी सॉल्यूशन की। तो इस सॉल्यूशन में ए की भी वेपर्स होंगी और बी की भी वेपर्स होंगी ना। जो ग्रीन वाली हैं वो ए की हैं और रेड वाली बी की हैं, तो दोनों की वेपर्स अपना अपना प्रेशर को एक्सर्ट कर रही हैं, और वो ए का प्रेशर पी ए है और बी का प्रेशर पी बी है, ठीक है ना। तो राउल्ट लॉ के अनुसार जो पी ए है वो पी नॉट ए चाई ए है और पी बी है पी नॉट बी चाई बी है। इधर पे हम डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पी टोटल को हम चाई ए या चाई बी दोनों में से किसी एक के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया। तो अब हमने जो छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर रखा था पूरे राउल्ट लॉ को, अब हम उसे समराइज करके देखते हैं कि क्या हमने पूरा राउल्ट लॉ पढ़ लिया है या नहीं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, पूरा राउल्ट लॉ तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बात के है कि उस कंपोनेंट के कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इनकी कुछ अलग सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। तो इनकी अगली जो अलग सिग्निफिकेंस है वो है क्या, वो सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी हैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हैं ही, बट दीज आर ऑल्सो वेपर प्रेशर, बट दीज आर ऑल्सो, ठीक है। तो इसको दोबारा लिख देता हूँ, बट दीज आर ऑल्सो वेपर प्रेशर, ये भी वेपर प्रेशर्स हैं एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है। ये भी वेपर प्रेशर्स हैं, लेकिन ये वेपर प्रेशर हर कंपोनेंट की प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि
चलो इसी डायग्राम से समझा देता हूँ मैं कि जो ये कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो ये सॉल्यूशन हमारा बन रखा है, ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बन रखा है। एक कंपोनेंट हमारा ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। जब ये ए और बी दोनों कंपोनेंट को हम मिक्स कर दे रहे हैं तो तभी तो हमारा ये सॉल्यूशन बन पा रहा है ना। तो जब ये ए और बी प्योरली थे, इन्हें हमने मिक्स नहीं किया था, ठीक है, अभी हमने इनको मिक्स नहीं किया है। उस दौरान जो वेपर प्रेशर से लगा रहे थे, इनकी प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर लग रहा था वही पी नॉट है, जाई ए और पी नॉट बी, जाई भी उधर ही से आ रखा है, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपरली दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ जिसको समझ नहीं आया। वैसे तो समझ आ गया होगा, बट जिसको नहीं आया है मैं एक बार दोबारा बस 1 मिनट में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है और ये बन रखा है ए प्लस बी से। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो तभी तो इसका फॉर्मेशन होता है ना। लेकिन जिस टाइम ये मिक्स नहीं हुए हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उस टाइम पे क्योंकि ये दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट को वॉलेटाइल होना पड़ेगा जब भी हम राउल्ट लॉ को लगाएंगे, तो इनके कुछ वेपर्स बन रखे होंगे। तो इनके जो ये वेपर्स बन रखे हैं ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वही पी नॉट ए और पी नॉट बी है। तो जो ये प्रेशर है वो पी नॉट ए के बराबर है और ये प्रेशर पी नॉट बी के बराबर है। समझ आ गया? तो ईजी है, ये चीज़ समझ आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दीज आर ऑल्सो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाई ईच कॉम्पोनेंट बट इन प्योर स्टेट, ठीक है, जब इन्हें मिक्स नहीं किया गया है। सो अब लास्ट में हम इस एक ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफिकल एनालिसिस से हम ये देखेंगे कि हमने जो राउल्ट लॉ पढ़ रखा है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ ये कर लेता हूँ कि जो 1 है उसको मैंने सॉल्वेंट मान लिया है और जो कंपोनेंट 2 है उसको मैंने सॉल्यूट मान लिया है। सो फर्स्ट इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सॉल्यूट। अब मैंने ये मान रखा है कि इधर पे चाई 2 0 है और इधर पे चाई 1 इक्वस टू 1 है और इधर पे चाई 2 1 है और चाई 1 0 है। तो इधर पे जहाँ पर चाई 2 1 है उधर पे चाई 1 0 है और जहाँ पर चाई 2 0 है उधर पे चाई 1 1 है, ठीक है। जहाँ पर एक 0 है उधर पे दूसरा 1 है और जहाँ पर एक 1 है उधर पे दूसरा 0 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाई ए प्लस चाई बी इक्वस टू 1 होता है। अगर चाई ए 0 हो गया तो चाई ए को तो 1 होना ही पड़ेगा ना। अगर एक 0 हो गया तो दूसरे को तो 1 होना ही पड़ेगा LHS इक्वस टू RHS करने के लिए, ठीक है। जहाँ पर एक 0 होता है उधर पे दूसरा 1 हो जाता है। वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ही तो है ना। अगर फ्रैक्शन कहीं पर एक ही कंपोनेंट का 1 हो गया तो दूसरे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। अगर पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो दूसरे का तो मोल फ्रैक्शन कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब ये इधर पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इधर पे सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है और इधर पे चाई 2 इक्वस टू 1 है और चाई 1 जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0 है। इधर पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। इधर पे सॉल्वेंट नहीं है और इधर पे सॉल्यूट नहीं है, समझ गए। और इधर पे सॉल्यूट है और इधर पे सॉल्यूट नहीं है और इधर पे सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है और उस टाइम पे सॉल्यूट उस पर मिक्स नहीं करा गया है, इसका मतलब ही तो ये है चाई 2 0 है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट को मिक्स नहीं करा गया है। ऐसे टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए के बराबर होगा या फिर पी नॉट 1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि 1 ले रखा है तो पी नॉट 1 के बराबर होगा ना ये वाला वेपर प्रेशर। क्योंकि इस टाइम पे जो चाई 2 है वो 0 है, सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। तो पी नॉट 1 हो जाएगा इधर पे वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा ये, और इधर पे सॉल्यूट 1 है और सॉल्वेंट 0 है। तो इधर पे जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट 2 होगा ना, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर कंपोनेंट होगा ना। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ जो पी नॉट ए प्लस चाई ए है वो इक्वस टू पी ए है और जो पी नॉट बी चाई बी है वो इक्वस टू पी बी है ना। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ ऐसे बनता है और एक ग्राफ ऐसे बनता है। अगर हम सिर्फ एक कंपोनेंट को लें, ठीक है, तो सिर्फ अगर हम मान लें कि इधर पे सिर्फ अभी सॉल्वेंट है, ठीक है, हमें इधर पे नहीं देखना, अभी हमें सिर्फ इतना ग्राफ देखना है, सिर्फ
ये ग्राफ देखना है, ठीक है। तो इस ग्राफ के अनुसार तो ये है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है पी ए है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई ए है ना, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन रहा है। अब क्योंकि दूसरा कंपोनेंट, अब मान लो कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, सिर्फ यही कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ इधर पे बन जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों ग्राफ को हमने कंबाइन कर दिया है, दोनों के दोनों ने एक सॉल्यूशन बना लिया है, तो जो ये टोटल प्रेशर बनेगा ये इसका और इसका सम बन जाएगा। सो ये वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ का सम बन जाएगा। लेट अस से कि एक हमने मोल फ्रैक्शन ऐसी ली कि इधर पे जो वेपर प्रेशर जो 1 वाला एग्जर्ट नहीं, इधर पे ये वाला 2 का है और इधर पे ये वाला 1 का है, तो जो ये जाई 2 है, 2 वाला है और ये वाला 1 का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जर्ट कर रहा है वो इतना कर रहा है इस टाइम पे, और जो सेकंड वाला ग्राफ है वो इतना कर रहा है इसी टाइम पे, ठीक है। सो ये वाला प्लस ये वाला, इट मीन्स इधर पे ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर इक्वल्स टू ये वाला प्रेशर हो जाएगा ना। मीन्स ये प्रेशर एट टाइम ये इक्वल्स टू ये, और ऐसे अगर इधर पे देखेंगे तो इस टाइम पे इधर पे प्रेशर इतना होगा और इधर पे प्रेशर इतना होगा, तो ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर इक्वल्स टू ये वाला प्रेशर हो जाएगा ना। तो समझ आ गया होगा कि पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होता है, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू ये। तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम समझ सकते हैं। और हमें ये देखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है ना जो लार्जर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसीलिए जो ये मोल फ्रैक्शन 1 का है वो ज़्यादा है और जो मोल फ्रैक्शन 2 का है वो कम है, ठीक है। किसी भी एक इंस्टेंट पे मोल फ्रैक्शन 1 का ज़्यादा है और मोल फ्रैक्शन 2 का कम है। तो हमने ये चीज़ ग्राफ से देख ली, ओके। तो ये ग्राफ भी हमें समझ आ गया कि ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, कि ये पी टोटल का ये ऊपर से कैसे बना, और ये दोनों ग्राफ्स इंडिविजुअली हमने बना रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है राउल्ट लॉ का, इसको हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसके बाद पूरा का पूरा ये लॉ को समझा दिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको भी ये राउल्ट लॉ का कॉन्सेप्ट हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।